दलित वर्ग के लोग थे, ओबीसी वर्ग के लोग थे, गरीब में छात्रावास हुआ करते थे कास्ट के नाम पर। ये छात्रावास, वो छात्रावास, ये राजपूत छात्रावास, भूमिहार छात्रावास, ये ब्राह्मण छात्रावास, ये दलित छात्रावास, ये ओबीसी छात्रावास। जिस जमीन पे उंगली रख देंगे वो जमीन गोया वक्त भी हो जाती है। हर गांव की मस्जिद इलीगल हो जाएगी, हर शहर की मस्जिद 90% इलीगल हो जाएगी। और बीजेपी का ये बहुत सोचा समझा एजेंडा है कि मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की नफरत को हवा दे करके पूरे देश में कम्युनलाइज करें और सिर्फ वोट हासिल करने के लिए वोट हासिल करें कि धर्म के मामले में हस्तक्षेप है ये कि वंस ए वक्फ ऑलवेज फॉरएवर ए वक्फ। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर द ग्रेट नेशंस, एक कैटेगरी में ला दिया। बिहार में चूंकि जाति जनगणना और सामाजिक न्याय का आंदोलन सबसे प्रखर मजबूत है। नमस्कार दोस्तों, जन काफिला के YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि जन काफिला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम उन मुद्दों को लेकर चर्चा करते हैं जो हमसे सीधे जुड़े हुए हैं और जो जनता को प्रभावित करते हैं। हम बात करते हैं उन वंचित समुदायों की, अधिकारों की, जो न केवल जनता से के बीच से उभर करके आते हैं और हमारी बात को सीधे सत्ता तक ले जाते हैं, हमारे अधिकारों की बात को सत्ता तक पहुंचाते हैं। हम ऐसे मुद्दों पे बातचीत करने के लिए एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं और आज हमारे साथ हैं एक बेहद सुलझे हुए व्यक्ति जो जेएनयू में पूर्व प्रोफेसर रह चुके हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर अनवर पासा सर का। आपका स्वागत है सर। बहुत शुक्रिया हमारे आप जन काफिला का बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि हमें ये जानकारी है कि आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ाई किए और वहाँ पे अभी आपसे बातचीत में हमें पता चला कि आप जो है वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे और जेएनयू का कभी चुनाव में लड़ा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर ये रुझान जो पॉलिटिक्स का रुझान है, राजनीति का रुझान है, इतनी उत्सुकता आपके अंदर इसको लेकर के है, अधिकारों को लेकर के है कि आप 2 महीने 3 महीने आपकी जॉब भी बची हुई थी, आपने बीआरएस लिया, उसके बाद एक पार्टी से जुड़ गए, एक संगठन से जुड़ गए। मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या चीज है जो आपको राजनीति की तरफ खींचती है? आप वंचितों की बात करने के आगे आते हैं, आप माइनॉरिटी की बात करने के आगे आते हैं, तो सर इसके बारे में आप कुछ बताएं। मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से आता हूँ। किसान एक घराने से मैं आता हूँ। चंपारण, जो पूर्वी चंपारण है, वहाँ से मेरा संबंध है। वहाँ जब मैं कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहा था तो उस समय हमारे समाजवादी विचारधारा के नेता कर्पूरी ठाकुर जी जब चीफ मिनिस्टर थे और जिस तरह की उन्होंने राजनीति की बात की थी, समाज में बदलाव की बात की थी, करते थे, वो हमारे लिए बहुत ही उस छात्र जीवन के उस मरहले पे भी उनकी बातें हमें बहुत ही आकर्षित करती थी और उनके खिलाफ एक आंदोलन पूरा चला। वो सिर्फ उनके खिलाफ व्यक्तिगत आंदोलन नहीं था बल्कि वो पूरे समाजवादी विचारधारा के खिलाफ एक आंदोलन था। मनुवादी जो सोच रखने वाली शक्तियां थी उनकी ओर से वो एक आंदोलन चला था। और जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो इतने गंदे गंदे स्लोगन्स और गालियां उनको दी जाती थी। एक स्लोगन था, कर पूरी कर पूरा, छोड़ गद्दी उठा छुड़ा, जो वो उनकी जाति सूचक इस तरह से गाली देने की कोशिशें हुई थी। इन सब चीजों से हम लोग बड़े प्रभावित थे कि ये क्या हो रहा है हमारे समाज में और किस तरह से एक चीफ मिनिस्टर को सिर्फ इस बात के लिए कि वो एक पिछड़े समाज से आते हैं उनको गालियां दी जा रही हैं। तो उसी वहां से ग्रेजुएशन से ही मेरे जहन में ये सब सवालात पैदा होने शुरू हुए और मैं धीरे धीरे एक प्रोग्रेसिव और समाजवादी विचारधारा के साथ जुड़ता चला और समाज में जो हमारी भिन्नताएं हैं उनके खिलाफ खड़ा होना, समानता की बातें करना, उनके लिए कोशिश। जाहिर के छात्रों में भी हम लोगों ने वहाँ अपने कॉलेज में भी संगठन बना करके इस सिलसिले में काम किया था और एक सपोर्ट तैयार करने की कोशिश की थी, सपोर्ट बेस्ड कर्पूरी ठाकुर जी के लिए, उस आंदोलन के लिए जो सामाजिक न्याय का आंदोलन था। तो वहां से मेरा लगाव इस विचारधारा के साथ हुआ। जब मैं जेएनयू में आया तो यहाँ आने के बाद उस समय
जेएनयू बिल्कुल आज भी जेएनयू की अलग पहचान है। यहाँ आने के बाद हमें उस तरह की विचारधारा के लिए और स्कोप मिला। यानी यहाँ पहले से ही एक जमीन तैयार थी, एक प्रोग्रेसिव जमीन, एक मार्क्सिस्ट जमीन और एक समाजवादी जमीन जो थी पहले से तैयार थी। तो इसमें हमें और ज्यादा अपने उस विचारधारा को और ज्यादा पॉलिश करने का मौका मिला और कुछ सीखने का मौका मिला। बहुत कुछ सीखा हमने। अगर हम जेएनयू ना आते तो शायद जीवन को, समाज को और विश्व को समझ नहीं पाते कि क्या है। क्योंकि जो दर्शन जेएनयू देता है, जेएनयू एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आपको हर तरह के विचारधारा का आपको वहां पे असर मिलेगा। और उसकी जो बुनियाद है, वो सेंट्रल जो विचारधारा है वो प्रोग्रेसिव है। चाहे किसी संगठन का व्यक्ति हो, अगर जेएनयू में साल 2 साल रह जाए तो वो फितरी तौर पर, लाजमी तौर पर उसके अंदर एक सोच ऐसी डेवलप होती है जिसको हम प्रोग्रेसिव सोच कह सकते हैं, जिसको हम समाज में समानता लाने वाली सोच कह सकते हैं। तो उससे मुझे काफी अपनी विचारधारा को और पॉलिश करने में मदद मिली। और मैं, आपने जिक्र किया, मैं छात्र जीवन में काफी जेएनयू में एक्टिव था। एमए में आया तो उसी साल मुझे काउंसलर के लिए लगा दिया गया और फिर उसके बाद 2 साल में काउंसलर रहा, स्कूल ऑफ लैंग्वेज का कन्वीनर भी रहा और उसके बाद तीसरे वर्ष में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा मैं और वो जीता, वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे रहा। उसी जमाने में एक आंदोलन चला था और उस आंदोलन के कारण यूनिवर्सिटी साइनेटाइज हुई थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कुछ इश्यूज थे हमारे छात्रों के, उनको लेकर के हम लोग यूनियन की तरफ से आंदोलन चला रहे थे और उस आंदोलन में घेराव हुआ था वाइस चांसलर का। उसके नतीजे में यूनिवर्सिटी साइनेटाइज हुई थी और यूनिवर्सिटी साइनेटाइज ही नहीं हुई थी बल्कि हम लोगों को रस्टिकेट कर दिया गया। मैं 2 साल रस्टिकेटेड था, यूनिवर्सिटी ने हमें रस्टिकेट कर दिया था। तो ये सब और एक तरह से हमारे जो लड़ने की जो एक ताकत थी, एक जो उसको और ताकत बढ़ाया। अगर ये सब ना होता तो शायद हम सिर्फ एक क्लासरूम के स्टूडेंट बन के रह जाते और अपने आप को बाहर की दुनिया से नहीं जोड़ पाते। तो उसके बाद फिर जब मैं टीचर हुआ तो टीचर्स के इश्यूज को लेकर के, कैंपस के इश्यूज को लेकर के, क्योंकि हमारे जेएनयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ हम अपने आप को छात्र के तौर पर या एक टीचर के तौर पर या कर्मचारी के तौर पर अलग नहीं देखते। बिल्कुल, हम लोगों का एक बड़ा पेट नारा था, छात्र, कर्मचारी, शिक्षक, एकता जिंदाबाद। हम तीनों एक साथ एक कंपोनेंट के तौर पर हम लोग इकट्ठे काम करते थे। कोई बाउंड्री नहीं है। बहुत सारे कैंपस में जो वहाँ इश्यूज थे उनको हम एक साथ मिल करके लड़ते थे। तो ये बहुत अच्छी बात थी और इससे हमें वहाँ के उस माहौल ने बहुत कुछ दिया। कैंपस के माहौल ने प्रोग्रेसिव आउटलुक दिया, समाजवादी आउटलुक दिया, एक डेमोक्रेटिक आउटलुक दिया और टीचर होने के बाद जो और बेहतर बड़े पैमाने पर शिक्षक और एजुकेशन के हवाले से जो सवालात थे, हमारे जो इश्यूज थे, उनको हम लोगों ने उठाया। और अब जाहिर है कि एक भारत की एक बहुत ही अहम पॉलिटिकल पार्टी के साथ मेरा जुड़ाव है और उस जुड़ाव का कारण भी वही समाजवादी जो आंदोलन है, जो विचारधारा है, वो है। और लालू प्रसाद यादव जी का जो क्रेडेंशियल रहा है बिहार में, एक सेकुलर क्रेडेंशियल, वो सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने काम किया जब वो चीफ मिनिस्टर थे। तो उनसे पहले मैंने बिहार को देखा था कि जो दलित वर्ग के लोग थे, ओबीसी वर्ग के लोग थे, गरीब माइनॉरिटी वर्ग के लोग थे, वो पोलिंग बूथ तक पहुंच नहीं पाते। जो दबंग तबका था समाज का, वो पोलिंग बूथ तक पहुंच नहीं देता, यानी उनको वोट के राइट से एक तरह से वंचित करता। लालू प्रसाद यादव जी के आने के बाद एक आवाज मिली, एक शक्ति मिली और आज वो तबका अपने उस रोल को निभा रहा है। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इन सब चीजों ने मुझे बहुत प्रेरित किया और मैं भारतीय राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ा हुआ हूँ इस समय, राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में। और मैं बहुत अपने आप को इस हवाले से खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे अपने विचारधारा को एक बड़े पैमाने पर देश के सामने रखने का मौका मिल रहा है और मैं अपनी पार्टी को उसके लिए धन्यवाद देता हूँ, लालू प्रसाद यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को, युवा नेता के रूप में समाज के उत्थान के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए, रोजगार के लिए और सामाजिक न्याय के लिए जो कमिटमेंट है उनके अंदर, मैं समझता हूँ कि बहुत कम इस वक्त ऐसे लीडर होंगे जिनके अंदर उस तरह का कमिटमेंट होगा। और इन्हीं सब वजहों से मैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ा हूँ। सर, मैं मतलब विश्वविद्यालय की राजनीति से आगे हटकर राष्ट्रीय राजनीति में शामिल होने
तक का जो सफर है उससे जुड़ा हुआ सर एक सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे जहन में बार बार आ रहा है, उसके बाद फिर हम उसी से जुड़े हुए कुछ मुद्दों को लेकर के हम आगे आएंगे। सर ये सवाल है कि जब हम जेएनयू में होते हैं तो हमको खतरा राइट विंग और लेफ्ट विंग के बीच बाउंड्री के रूप में दिखाई पड़ता है। क्या विश्वविद्यालय की राजनीति में जो लेफ्ट और राइट की बाउंड्री है, जब हम समाज में जाते हैं तो और कई सारे खांचों में टूटी चली जाती है। मतलब हम उसमें देखते हैं कि जाति का सवाल बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आता है, महिलाओं को लेकर के सवाल बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आता है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि जैसे जेएनयू में एक बहुत फेमस मुहावरा है कि राइट विंग के लोगों की चाल से उनको पहचान लिया जाता है कि ये कुछ इसके अंदर कुछ टूटल हो सकता है। तो सर मैं ये समझना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है जेएनयू में या छात्र राजनीति में जो आपको ये पहचान करने की शक्ति देती है कि आपको कहाँ और किस तरफ जाना है और किस मुद्दों को लेकर के आपको बात करनी है समाज के बीच में। शिक्षा हमें एक बेहतर विजन, एक बेहतर आउटलुक देती है शिक्षा। अगर हम शिक्षा को सिर्फ इम्तिहान के नुक्ते नजर से पढ़ें, डिग्री प्राप्त करने के लिए, सिर्फ नौकरी प्राप्त करने के लिए पढ़ें, तो शिक्षा का मतलब बड़ा सीमित होकर रह जाता है। शिक्षा का मतलब है हमें एक बेहतर ज्ञान, एक बेहतर इंसान, एक बेहतर आचरण, एक बेहतर एक विश्व दृष्टि जो है वो हमें अता करे शिक्षा, तभी वो बेहतर शिक्षा है। जेएनयू में इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है। जेएनयू में शुरू से हमारे ऐसे शिक्षक रहे कि जिन्होंने एक ऐसा माहौल वहां बनाया जहां अपने आप से निकलकर अपनी जो पर्सनल व्यक्तिगत अपनी जो एक सोच है या जो उसको व्यक्तिगत जो हमारी सहूलतें हम हासिल करना चाहते हैं, जो फायदे व्यक्तिगत हासिल करना चाहते हैं, उससे निकाल करके आपको विश्व के साथ एक रिश्ता जोड़ता है जेएनयू का कैंपस। जी सर। और वहाँ जो शिक्षा पढ़ती है उससे जो स्टूडेंट्स का जो एक वहाँ देखेंगे कि कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। स्टूडेंट्स चाहे किसी भी सेंटर का हो, किसी भी स्कूल का हो, किसी भी स्तर का हो, कोई भी जो एमए कर रहा है, एमफिल कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, लेकिन वो सब एक समिति, एक कम्युनिटी का हिस्सा है। दे आर ऑल मेंबर ऑफ द स्टूडेंट कम्युनिटी, स्टूडेंट कम्युनिटी का हिस्सा है। उसमें जो बड़ी बात होती है वो ये कि हमने जो सीखा, हमने पहली बार ये देखा कि जेएनयू में जब मेस में हम लोग खाना खाने जाते थे तो आपको ये अंदाजा लगाना मुश्किल होता था कि कौन किस कम्युनिटी का है, किस कास्ट का है, किस रीजन का है, क्या उसकी, ये एक बड़ा खूबसूरत सा एक माहौल। वरना हम तो बिहार में ये देखते थे ये छात्रावास हुआ करते थे कास्ट के नाम पर, ये छात्रावास, वो छात्रावास, ये राजपूत छात्रावास, भूमिहार छात्रावास, ये ब्राह्मण छात्रावास, ये दलित छात्रावास, ये ओबीसी छात्रावास, इस तरह का एक भेद का एक माहौल था। जेएनयू में जब हम आए तो पहली बार इस चीज ने बहुत ज्यादा मुतासिर किया, बहुत हमें प्रभावित किया कि यहाँ इस तरह का कोई माहौल नहीं है और इसी तरह का माहौल पूरे देश में होना चाहिए जो जेएनयू का माहौल है। ये सब चीजें बड़ी आकर्षित करती थी। फिर हम लोग जब बातें करते थे तो आमतौर से जो कैंपस दूसरे हैं वहां पे कैंपस के इश्यूज को लोग रेज करते हैं। हम लोग कैंपस के इश्यूज के साथ साथ नेशनल इश्यूज के साथ कंसर्न, इंटरनेशनल इश्यूज के साथ अपना एक कंसर्न जाहिर करते थे। और जितने भी इश्यूज होते थे नेशनल इंटरनेशनल, अमेरिका के खिलाफ हम डेमोन्स्ट्रेशन किया है, इजराइल के खिलाफ हम डेमोन्स्ट्रेशन किया है, ये सब हम करते थे। वहाँ जो रंग भेद की सरकार थी साउथ अफ्रीका में, वहाँ एक बेंजामिन मोलाइसे एक पोएट थे, बड़े क्रांतिकारी, वो भी नेल्सन मंडेला की तरह ही जेल में बंद रहे काफी अर्से और जेल ही में उनको फांसी दे दी गई। ये खबर जब जेएनयू में पहुंची तो पूरा जेएनयू उबल पड़ा। मैं उस वक्त स्टूडेंट यूनियन में वाइस प्रेसिडेंट, पूरा जेएनयू उबल पड़ा। और रात को एक बहुत ही बड़ा प्रोसेशन, कैंडल, वो टॉर्च लाइट प्रोसेशन निकला और उस रंग भेदी सरकार के खिलाफ अफ्रीका की और बेंजामिन मोलाइसे के सपोर्ट। ऐसा लगता था कि शायद कैंपस में कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो हॉस्टल में बैठा होगा। इस समय बिल्कुल एक समंदर था, वो बिल्कुल सब लोग उमड़ आए थे और सबके हाथ में वो टॉर्च। तो ये जेएनयू था और वो जेएनयू की पहचान इसी से। देश में कहीं भी किसी के साथ अत्याचार हो, समाज में कहीं भी किसी के साथ अत्याचार हो, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कहीं कोई अत्याचार हो, उसके खिलाफ आवाज उठाना। और हम लोगों का ये नारा होता था कि स्टडी एंड स्ट्रगल, पढ़े भी संघर्ष भी करें अपने अधिकारों के लिए, देश के अधिकारों के लिए, समाज के अधिकारों के लिए,
संघर्ष भी करें। जी। तो इस तरह की एक जेएनयू में जाहिर है कि व्यवस्था रही और उससे बहुत कुछ लाभान्वित हम लोग हुए और जो कुछ हासिल किया हम लोगों ने एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग वो जेएनयू कैंपस की देन। सर अभी राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें तो कुछ मुद्दे बहुत ही ज्यादा विचार के विषय रहे हैं, विशेषकर उसमें से एक है वक्फ बोर्ड का मुद्दा, जो कि हाल ही में अभी उसमें संशोधन किया गया है और वो भी सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर हियरिंग भी हुई और उसका विचार, उस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास रखा है, वो कभी भी आ सकता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जात जनगणना का सवाल, बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा सवाल जो है देश की जो सैनिक कार्यवाही अभी हुई ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, उसकी चर्चा देश में है और जो हमने पहलगाम में देखा कि जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर के चर्चा है। तो सबसे पहले अगर हम सीक्वेंस सर बात करें कि वक्फ बोर्ड का मुद्दा, क्या सर वक्फ बोर्ड का मुद्दा बीजेपी केवल इसलिए ला रही है कि वो समाज में एक सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहती है या उससे बिहार के चुनाव को साधने की कोशिश कर रही है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी और आपके पार्टी की इस पे राय क्या है और वो इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रही है और उसको कैसे देखती है? वक्फ का जो पूरा मुद्दा है ये 100% राजनीतिक मुद्दा है बीजेपी के लिए। ये एक राजनीतिक मुद्दा है, बहुत ही सोचा समझा एजेंडा है जी। और इस एजेंडे के जरिए सरकार एक तीर से कई निशाने को शिकार करना चाहती है, एक तीर से कई शिकार करना चाहती है। वक्फ के बारे में जिस तरह का नैरेटिव सरकार ने शुरू किया इस बिल को लाने के साथ साथ, वो उनके इस मकसद को जाहिर करता है। वो क्या चाहते हैं? ये कहा जा रहा है और कहा गया सरकार की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया उसके जो समर्थक थे उनकी ओर से ये नैरेटिव तैयार किया गया और उस नैरेटिव को मीडिया ने काफी उछाला। कई चैनल पे जाने का मौका मिला। हर चैनल पे जो एंकर्स होते थे मीडिया के और जो भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन होते थे वो इसी एक ही स्वर में बात करते थे कि वक्फ न हुआ जैसे ये कोई लैंड ग्रैबर्स का माफिया का गैंग हो गया, जबकि वक्फ एक सरकारी संस्था है, एक ऐसी संस्था है जो मुसलमानों के अधिकार में है, मुसलमानों के हवाले से उस संस्था की अपनी स्थापना हुई थी। वक्फ जो है वो बहुत पुराना है। वक्फ की जो बुनियाद है वो मुसलमानों के प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से शुरू हुआ। ये एक धार्मिक इशू, यानी पुण्य करना चाहिए, हमें दान करना चाहिए, हमें हमारे पास पैसे हैं तो पैसे दान करें, जमीन है तो जमीन दान करें, अनाज है तो अनाज दान करें। तो ये दान करने का इस्लाम में जो उस प्रावधान जो इंस्ट्रक्शन है कुरान पाक में, उसी के तहत वक्फ भी है। ये प्योरली एक रिलीजियस दान का इशू है और उसमें रिलीजियस दान के बाद जो जमीनें लोग दान करते थे मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, ऑर्फनेज यतीमखाना बनाने के लिए, कब्रिस्तान के लिए या स्कूल के मुसाफिर खाने के लिए, अस्पताल के लिए, तो उस वक्फ के पीछे उनका एक धार्मिक जज्बा और उसी जज्बे के तहत वो करते थे। इसको एक धार्मिक काम समझते थे और मैनेज करने के लिए उसको, हमारे यहाँ जब ये वक्फ का शुरू हुआ, ये संस्था जब बनी थी अंग्रेजों के जमाने की बात है, उस वक्त जब बनी थी तो वहाँ पहले भी थी, मुगलों के जमाने में भी थी और अंग्रेजों के जमाने में भी थी। तो ये वक्फ का जो पूरा सिलसिला है ये एक धार्मिक है और उसके मैनेजमेंट के लिए एक कमेटी की जरूरत थी। वो कमेटी मुसलमानों की कमेटी, उसको सरकार ने, उसको थोड़ा पहले की सरकार ने, जो अंग्रेजों के जमाने में या आजादी के बाद की सरकार थी, उसने उसको थोड़ा और बेहतर करने के लिए उसमें एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि इस जमीन की निगरानी बेहतर तरीके से हो सके, इस प्रॉपर्टी की निगरानी बेहतर तरीके से हो सके, उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से हो सके, जो लोग वक्फ कर रहे हैं, जिस पर्पस के लिए कर रहे हैं वो पर्पस पूरा हो सके, इसके लिए निगरानी के लिए कमेटी की एक जरूरत थी और उसमें सरकार नॉमिनेट करती थी कमेटी, जैसे वक्फ बोर्ड है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है, ये संवैधानिक व्यवस्था है, ये कोई प्राइवेट व्यवस्था नहीं है, ये संवैधानिक व्यवस्था है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन माना गया और उसके जरिए वक्फ एक्ट आया और वक्फ एक्ट के तहत ये कायम हुआ। वक्फ बोर्ड बने स्टेट्स में, राज्यों में, और सेंट्रल लेवल पर वक्फ काउंसिल,
वो दोनों का काम एक ही है। तो वक्फ बोर्ड, ज्यादातर जो प्रॉपर्टीज हैं वक्फ बोर्ड में, स्टेट्स में है, राज्यों में जी, वहां पे राज्य सरकारें कमेटी के मेंबर को नॉमिनेट करती हैं और वहां के जो डीएम होता है वो एक तरह से वहां सीईओ होता है, वो निगरानी करता है कि कमेटी के कार्यकलाप में सब चीजों को देखता है और वो उसको निगरानी उसकी करता है, डीएम इन्वॉल्व होता है। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था है, ये कोई लैंड ग्रैबर की संस्था नहीं है, ये कोई लैंड माफिया की संस्था नहीं है। इसको लेकिन सरकार ने लैंड माफिया की संस्था के तौर पर पेश किया कि देखिए वक्त की, जहां वक्त मुसलमान चाहते हैं जिस जमीन पे उंगली रख देंगे वो जमीन गोया वक्त की हो जाती है। इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया गया। क्या मकसद था प्रोपेगेंडा? इस प्रोपेगेंडा का मकसद ये था कि एक कॉमनल एक विचार को प्रमोट किया जाए जो मुसलमानों के खिलाफ हो। यानी वक्त जो है, वक्त की जमीनों को पेश किया गया कि इतनी जमीनें वक्त के पास है, इतनी प्रॉपर्टीज वक्त के पास है और इतना कब्जा कर रखा है मुसलमानों ने वक्त की जमीन के जरिए देश की जमीनों पे। ये इंप्रेशन देने की कोशिश की गई और जो हमारे नॉन मुस्लिम्स हैं उनके माइंड में ये बात बिठाने की कोशिश की गई कि ये गलत कर रहे हैं मुसलमान और इनके खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए। यानी सरकार एक तरह से पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पर मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बना रही थी और बना करके इस बिल को पेश किया। अब उसमें जो प्रावधान बिल में रखे गए, जो क्लॉज है बिल में, वो आप देखें कि किस तरह से इस पूरे इस संस्था के नेचर को उसको बदलने की कोशिश हो रही है। यानी एक तो ये कि आप देखेंगे कि उसमें जो मेंबर्स हैं, सबसे बड़ा खतरा जो मुझे पूरे प्रावधान में, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है, वक्फ संशोधन बिल में सबसे खतरनाक जो क्लॉज है वो ये है कि वक्फ बाय यूजर जो है, यानी हमने कोई जमीन अपनी, हमारे पूर्वजों ने अपनी जमीन का एक हिस्सा, एक टुकड़ा मस्जिद के लिए दान कर दिया, कब्रिस्तान के लिए दान कर दिया, मदरसे के लिए दान कर दिया, ऑर्फनेज बनाने के लिए दान कर दिया, तो उस जमीन को पहले कोई लिखा पढ़ी उसकी नहीं होती, बस हमारे पूर्वजों ने दे दिया कि ठीक है इतनी जमीन है, ये जमीन इस पे मस्जिद बना ली, बस मस्जिद बना करके गांव के लोग नमाज पढ़ते हैं, शहर के लोग नमाज पढ़ते हैं। अब वो उसका कोई पेपर उस तरह से नहीं मिलेगा कि उन्होंने किस तरह से मतलब उसको वक्त किया, वो पेपर, उसको ऑफिशियल पेपर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। पहले लोग रजिस्ट्रेशन तो होता नहीं था रजिस्ट्रेशन, बाद में रजिस्ट्रेशन का प्रावधान आया, लेकिन अब ये सरकार कह रही है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, अगर आपके पास उसके पेपर्स नहीं है, तो वो जमीन आपकी नहीं, वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं होगी, वो प्रॉपर्टी सरकार लेगी। ये इतना खतरनाक है, मैं आपको बताऊं कि 90% जो प्रॉपर्टीज हैं वक्त की, वो इसी तरह, मस्जिद जो हमारे 90% जो मस्जिद है वो इसी तरह की वक्त की हुई जमीनों पर बनी, दान की जमीन पर। कब्रिस्तान जो है 90% वो इसी तरह की जमीनों पर बने। मदरसे भी काफी हद तक ऐसे हैं जो इसी तरह से बने हुए। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर सरकार ये कहेगी कि आपने पेपर नहीं दिखाया है, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो ये जमीन आपकी नहीं रही, ये मस्जिद आपकी नहीं रही, ये कब्रिस्तान आपकी नहीं रहा, ये मदरसा आपका नहीं रहा, तो आप अंदाजा लगाइए कि ये झगड़ा कहाँ तक जाए। बिल्कुल, ये एक ऐसा भंडारा बॉक्स खोला है सरकार ने कि उसको कभी एवर एंडिंग एक कॉम्युनल टेंशन पूरे समाज में, किसी भी मस्जिद को कोई जाके कह सकता है, सरकार क्या कहेगा कि इसके पास पैसा पेपर नहीं है और इसको आप इसकी मस्जिद को तोड़िए क्योंकि ये इलीगल मस्जिद होगी। हर गांव की मस्जिद इलीगल हो जाएगी, हर शहर की मस्जिद 90% इलीगल हो जाएगी। ये एक ऐसे झगड़े को, कब्रिस्तान की जमीन लोग कब्जा करेंगे कि नहीं, ये तुम्हारे पास पेपर, ये कब्रिस्तान की जमीन तुम्हारी सरकारी जमीन है। तो इससे हम एक ऐसे झगड़े को खड़ा कर रहे हैं पूरे देश में, जो कभी खत्म न होने वाला झगड़ा है। और बीजेपी का ये बहुत सोचा समझा एजेंडा है कि मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की नफरत को हवा दे करके पूरे देश में कॉम्युनलाइज करें और सिर्फ वोट हासिल करें, क्योंकि वक्फ की जमीनों को कब्जा कर लेगी सरकार, तो उसे किसी नॉन मुस्लिम को भी फायदा नहीं होने जा रहा, बल्कि वो सरकार मतलब उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करेगी, सरकार के कब्जे में होगी। लेकिन बीजेपी का मकसद, इस बिल का मकसद वक्फ की जमीनों को हड़पना है, मुसलमानों को और वंचित करना है। क्योंकि मुसलमान इस देश में आपने सुना होगा जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, बिल्कुल आपने सुना होगा जस्टिस रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट आई थी। ये दोनों सरकारी कमीशन की रिपोर्ट थी और इंडिया की यूपीए की सरकार थी, उसमें रिपोर्ट आई थी। उन कमीशंस में ये लोग जस्टिस थे, हाई कोर्ट के जस्टिस
राजेंद्र सच्चर और जस्टिस रंगानाथ मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे। इनकी निगरानी में वो इनकी चेयरमैनशिप में बनी थी कमेटी, अलग अलग कमेटी थी, ये कमेटी थी कमीशन थी। तो इन दोनों की रिपोर्ट आई कि मुसलमानों की जो आर्थिक स्थिति है, जो शैक्षिक स्थिति है, वो बहुत ही खराब है पूरे देश में। काफी लो इनका स्तर है, आर्थिक स्तर पे भी, और उनकी नुमाइंदगी भी कम है सरकारी जॉब में, और इकोनॉमिक जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मुसलमानों का बहुत कम हिस्सा है, मुसलमानों के हिस्से बहुत कम है। तो इन सब चीजों की रोशनी में अगर आप देखें कि वक्फ की जमीन को भी, जो वक्फ की प्रॉपर्टी को भी सरकार अगर छीन लेगी, जो मदरसे चलते हैं, जो मस्जिदें बनी हुई हैं, जो कब्रिस्तान बने हुए हैं, ये सब छीन लेगी सरकार। वक्फ की जमीनों पर स्कूल भी चल रहे हैं, हजारों स्कूल हैं जो वक्फ की जमीन पर चलते हैं, हजारों मदरसे हैं जो लाखों मदरसे जो वक्फ की जमीन पर चलते हैं, हॉस्पिटल्स हैं जो वक्फ की जमीन पर चलते हैं, कॉलेजेस हैं जो वक्फ की जमीन पर बने, गवर्नमेंट बिल्डिंग बहुत सारे, इवन जो सरकार के कब्जे में बहुत सारी जमीन है, और सरकार इसीलिए तो चाहती है। हजारों ऐसे केसेस हैं जो सरकार ने उन पर कब्जा कर रखा है वक्फ की जमीनों पर, हजारों केसेस हैं ऐसे, और उन सबको एक झटके में सरकार कहेगी कि ये वक्फ की जमीन नहीं है, ये हमारी जमीन, सरकार की जमीन है, और जाहिर है कि मुसलमानों को इससे वंचित कर देगी उन जमीनों से। और सबसे बड़ा खतरा ये है कि पूरे देश में एक कभी न खत्म होने वाला झगड़ा हमेशा के लिए शुरू हो जाएगा, एक कम्युनल टेंशन हमेशा के लिए शुरू हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ही खतरनाक प्रावधान है। बाकी प्रावधान तो है कि उसमें इसके मेंबरान जो है वो मुसलमानों के साथ साथ नॉन मुस्लिम भी होंगे, और ऐसी स्थिति भी होगी कि जहाँ मुसलमान 2 रह जाएंगे और दूसरे लोग जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, ऐसी स्थिति भी होगी। तो मुसलमानों की संस्था है, मुसलमानों के दान पे चलने वाली संस्था है, दान दी हुई जमीन है, प्रॉपर्टी है, आप उसमें क्यों इसको दूसरे लोगों को इसमें क्या आप गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में आप किसी नॉन सिख को शामिल कर सकते हैं? क्या मंदिर के जितने ट्रस्ट हैं, आश्रम के जितने ट्रस्ट हैं, उनमें किसी नॉन हिंदू को शामिल कर सकते हैं? और ये तमाम इसी तरह क्रिश्चियंस के भी ट्रस्ट हैं, उनमें आप नॉन क्रिश्चियन को शामिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन मुसलमानों को चूंकि छेड़ना है, मुसलमानों को उनकी प्रॉपर्टी से वंचित करना है, उनको सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनाना है, ये सरकार का बहुत सोचा समझा पॉलिटिकल एजेंडा है, और सरकार उसी एजेंडे पर काम कर रही है। उसके बाद एक बहुत खतरनाक क्लॉज और है कि आप ये इस बिल में ये भी शामिल है, अमेंडमेंट बिल में, कि जो डीएम होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो डीएम तय करेगा कि कौन सी जमीन वक्फ की है, कौन सी जमीन वक्फ की नहीं। ओके, तो डीएम कौन है? डीएम सरकार का तंत्र का हिस्सा, केंद्र सरकार का हिस्सा। कल हमारे अमित शाह जी किसी डीएम को ये कहेंगे कि ये जमीन जो डिस्प्यूटेड है, इस पर तुम ये फैसला दो, और कहेंगे और करना पड़ेगा किसी भी डीएम को कि ये सरकार की जमीन, ये वक्फ की नहीं है। तो जितनी जमीनें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, स्टेट लेवल पे हैं, सेंट्रल लेवल पे हैं, इन सब जमीनों से मुसलमानों को वंचित किया जाएगा और सरकार उन पर कब्जा करेगी। तो ये बहुत खतरनाक ये बिल है, और इसीलिए पूरे देश में सिर्फ मुसलमान नहीं इसको खिलाफ, मुसलमानों के साथ साथ जो बेहतर सोच रखने वाले दूसरे धर्म के लोग हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं, सेकुलर फिक्र के लोग हैं, जो सोशल जस्टिस को मानने वाले लोग हैं, वो इसमें खड़े हैं मुसलमानों के साथ और इस बिल का विरोध कर रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि पार्लियामेंट में थी तो 218 वोट पड़े थे इस बिल के खिलाफ। मुसलमान कितने हैं इस पार्लियामेंट में? कुल 24 हैं। तो ये हमारा देश एक सेकुलर देश है। बाबा साहब ने हमें एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन दिया, और उस सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमने इस अपने देश में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को सेकुलर तरीके से निभाना है। दूसरा ये है कि धर्म के मामले में हस्तक्षेप है, ये धार्मिक हस्तक्षेप, ये बिल्कुल धार्मिक एक एक्ट है। दान करना, जमीन को वक्फ करना एक धार्मिक एक्ट, धार्मिक काम है, उसमें सरकार दखल दे रही है। और अभी बहुत अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चल रही थी तो उसमें जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने ये कहा था कि ये इस्लाम का हिस्सा तो है लेकिन इसेंशियल पार्ट नहीं, जो बिल्कुल मनगढ़ंत बात है। इस्लाम का कौन सा हिस्सा इसेंशियल है और कौन सा हिस्सा इसेंशियल नहीं है, ये हमारे अटॉर्नी जनरल तय नहीं करेंगे। ये कुरान से तय होगा, ये हदीस से तय होगा, और ये प्रॉफिट के जो उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनसे तय होगा। उन्होंने खुद इस पे अमल किया, और उस वक्त से लेके अब तक मुसलमान दान करते हैं जमीनें
उसको एक धार्मिक काम समझ के, धार्मिक कर्तव्य, धार्मिक जिम्मेदारी समझ के करते हैं। सर एक टेक्निकल थोड़ा सा मैं इसमें समझना चाहता हूँ कि आपने दो चीजों का जिक्र किया। एक तो वक्फ काउंसिल का जिक्र किया जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करती है, और दूसरी आपने जिक्र किया कि वक्फ बोर्ड का जिक्र किया। मैं सर ये समझना चाहता हूँ कि इन दोनों में जो मेंबर्स होते हैं उसमें जो चुनाव होता है, कैसे मेंबर चुने जाते हैं, कैसे मतलब क्या जो सरकार के करीबी लोग हैं उनको चुन लिया जाता है, या उसमें चुनाव कैसा होता है? मैं ये थोड़ा समझना चाहता हूँ। बहुत अहम सवाल आपने किया। जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो मेंबर होते हैं वो सिख जो जहाँ जितने गुरुद्वारे हैं और जितने सिख हैं वो उसको चुनते हैं, उसके मेंबर, वोटिंग होती है और बड़े उसमें आपसी रसाकशी भी चलती है आपस में। तो वो, लेकिन वो उसमें सिर्फ सिख समुदाय के लोग उसको उसके मेंबर का चुनाव करते हैं। ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड में चूंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था उसको बना दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था के इसकी देखरेख और निगरानी सरकारी सतह पे होगी और सरकार नॉमिनेट करेगी मेंबर। अच्छा। बोर्ड जैसे 7 मेंबर है बोर्ड में, तो वक्फ बोर्ड अगर एक स्टेट का है, सपोज कीजिए 7 मेंबर हैं, तो उन 7 मेंबर का चयन सरकार करती है। उसमें से मुतवल्ली को बनाती है, यानी जो मुतवल्ली जो निगरान होगा उसका देखरेख करेगा, वो जिम्मेदार होगा देखरेख करने का। उसके अलावा जो लोग धार्मिक मामलों से जुड़े हुए होते हैं, मस्जिदों से, मदरसों से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो आलिम होते हैं, उन लोगों को सरकार नॉमिनेट करती है। उसमें सरकार कुछ ऐसे लोगों को भी नॉमिनेट करती है जो उनके अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का हिस्सा भी होते हैं, ऐसा भी होता है, इस तरह के लोगों को भी नॉमिनेट करती है सरकार। तो ये नॉमिनेशन सरकार की तरफ से होता है और वो लोग गाइडलाइंस बने हुए हैं सरकार, इस गाइडलाइन के हिसाब से काम करना है। वक्फ बोर्ड में ये कर सकते हैं आप, ये नहीं कर सकते। वक्फ की जमीन के बारे में आपने सुना होगा, बार बार ये बात सुप्रीम कोर्ट में कही जा रही है कि वंस ए वक्फ ऑलवेज फॉरएवर ए वक्फ, यानी एक बार आपने कोई जमीन वक्फ कर दिया, दान कर दिया, तो आप फिर उसको वापस नहीं ले सकते और अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकते, या कोई दूसरा उसको पर्सनल इस्तेमाल में नहीं ला सकते। वो जिस कॉज के लिए वक्फ किया गया है उसी कॉज के तहत उसका इस्तेमाल होगा। तो ये कोई मेंबर भी अगर चाहे कि किसी जमीन को हड़प ले तो ये नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर होता है कि बहुत सारी वक्फ की जमीनों पे कब्जा है दूसरे लोगों का, बहुत सारी वक्फ की जमीनें लीज पर ली हुई, बहुत सी वक्फ की बहुत सारी जमीनों पे किराए पर दी गई है, मकान बनाकर, मकान नहीं दुकानें बनाकर मार्केट में उसे दी गई है और उससे जो आमदनी आती है उससे मदरसा और स्कूल और कॉलेज और इस तरह की उसको फंड करते हैं। तो वो लीज जब दिया जाता है उसमें कुछ वक्त के जो मेंबर्स हैं इन लोगों की मिली भगत से बहुत कम पैसों में लीज पर दे देते हैं। ये सब इस तरह के घोटाले होते हैं, लेकिन इस तरह के घोटालों की जो तादाद है बहुत कम है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वक्त इसी तरह से घोटाले का एक संस्था बनकर रह गई। वक्त के जरिए हजारों कॉलेज चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, मदरसे चल रहे हैं, हॉस्पिटल चल रहे हैं, मुसाफिर खाने चल रहे हैं, कब्रिस्तान की देखरेख हो रही है, मस्जिदों की देखरेख हो रही है, उसकी मेंटेनेंस हो रही है। ये वक्त के पैसे से जो आमदनी होती है उससे ये सब कुछ हो रहा है। तो ये ऐसा नहीं है जिस तरह से सरकार इसको पेंट कर रही है कि ये गोया एक तरह से लैंड ग्रैबिंग माफिया की संस्था है और इसका इस्तेमाल कुछ लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, कुछ करप्शंस हैं, लेकिन मैंने बताया ना कि गाइडलाइंस के तहत ही काम करना है। तो ये एक जो सच्चाई है वक्त के बारे में उसकी सरकार नहीं। और सर क्या जैसे कि जो मिडिल ईस्ट में बहुत सारे इस्लामिक देश हैं, क्या वहाँ भी सर इसमें वक्त के ऊपर प्रावधान है? क्या भारत वहाँ कैसे काम करता है और भारत में क्या मतलब उसी तरह से वहाँ भी जमीनें लोग दान करते हैं अपनी, और संस्थाएं हैं क्या वक्त बोर्ड? बिल्कुल, विश्व भर में है। ये इस्लाम के जो बेसिक्स में शामिल है। अच्छा सर, कुरान पाक में बार बार कहा गया है कि दान करो, गरीबों की मदद करो, गरीबों के लिए दान करो, जमीनें दान करो, पैसे दान करो, जो भी तुम्हारे पास है वो दान करो, जिसके पास है। तो इस तरह से ये पूरे विश्व में ये व्यवस्था है। वक्त पूरे विश्व में, उसके मैनेजमेंट के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे जो वहाँ मिडिल ईस्ट की बात आपने की, तो वहाँ चूंकि एक मुस्लिम हुक्मरान है, वहाँ जो रूलर है मुस्लिम है, तो जाहिर है कि वहाँ पे उस तरह की सारे व्यवस्था को रूलर जो है वहाँ का हुक्मरान तबका है वो देखता है जी। लेकिन जहाँ पे एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक सेकुलर कंट्री है, जहाँ सरकार का कोई धर्म के तई जो है उस तरह का पक्षपात का वो नहीं है, वहाँ
प्रोविजन। तो उस तरह के देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में धार्मिक संस्थाओं की देखरेख, धार्मिक संस्था कायम करने और अपने धार्मिक आस्था के मुताबिक अपने अपने सामाजिक जीवन और अपने धार्मिक जीवन को गुजारने की आजादी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और इस आजादी के तहत मुसलमानों को यह हक है, जिस तरह से सिखों को हक है कि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का मैनेजमेंट देखें, जिस तरह से मंदिर ट्रस्ट जो बने हुए हैं बहुत सारे, उनको हिंदुओं को यह हक है कि उसको ट्रस्ट को मैनेज करें। सिख करते हैं, क्रिश्चियंस करते हैं, बुद्धिस्ट करते हैं, जैन करते हैं। उसी तरह से मुसलमानों को भी हक है कि वो अपने ट्रस्ट की तरह, ये वक्त भी क्या है, एक तरह से वही मैनेजमेंट कमेटी, उस मैनेजमेंट के जरिए मुसलमान वक्त को मैनेज करें। ये हमारे संविधान ने यहाँ दे रखा है। जी सर, आरजेडी या बिहार अभी हाल ही में जो होने वाला चुनाव है उसमें जाने वाला है, तो एक सवाल सर मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि आपने खुद अभी इशारा किया कि वक्त की बहुत सारी संपत्तियों का गलत रूप से इस्तेमाल किया गया, या उससे आने वाले रेवेन्यू को बहुत कम करके आंका गया, या बहुत कीमती जमीनें को बहुत सस्ते में दे दिया गया, और बहुत सारे कोर्ट केस भी सर वक्त के साथ लगातार चल रहे हैं। तो इस चुनाव में अगर आपकी सरकार बनती है, आरजेडी की सरकार बनती है, तो आप वक्त में ये जो समस्याएं थी इसको सुधार में लाने के लिए क्या कोई प्लान है कि इसको इस्तेमाल खासकर माइनॉरिटी युवाओं के लिए कैसे कर सकते हैं, महिलाओं के लिए कैसे कर सकते हैं, उस महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं उस गोल्ड में, और उस जमीन को हम कैसे और मतलब उस समुदाय के लिए कैसे ज्यादातर फायदेमंद बना सकते हैं? क्या इसके लिए सर आप कोई प्लान है? या वक्त में इस तरह के संशोधन वक्त एक्ट में कई बार हो चुके हैं जी, और हर बार ये कोशिश रही है कि इसको और बेहतर किया जाए, लेकिन वक्त का जो बेसिक नेचर है उसको डिस्टर्ब न किया जाए। यानी ये मुसलमानों की संस्था है, तो इसका इस्तेमाल मुसलमानों के लिए ही किया जाए जी। ये उस तमाम जब तक जितने संशोधन हुए उसमें इसको ख्याल में रखा गया। अभी जो लेटेस्ट संशोधन था वो 2013 में था, उसमें ये बहुत बड़ा इशू था कि ये वक्त की जमीनों पर जिन लोगों का भी एक कब्जा है, गलत कब्जा है, उस गलत कब्जे से जमीन को कैसे, वक्त की जमीन, वक्त की प्रॉपर्टी कैसे आजाद कराया जाए, इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोविजन है उसमें 2013 के उस संशोधन में, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोविजन। यानी पूरे नेशनल लेवल ये पार्लियामेंट में पास हुआ जी। ये संशोधन जो है 2013 का पार्लियामेंट में पास हुआ था, यूके की सरकार थी, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोविजन। लेकिन सरकार ने 13 के बाद सरकार बदल गई 14 के बाद सरकार ने किसी भी उस तरह के प्रोविजन पे काम उस पर अमल नहीं किया। रजिस्ट्रेशन नहीं, जो रजिस्ट्रेशन होना था वो भी नहीं होने दिया, वो भी नहीं कराया। रजिस्ट्रेशन के रूल्स इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए बहुत से। तो ये काम सरकार को करना था जी, सरकार ने नहीं किया। जहां तक इस्तेमाल का सवाल है, वक्फ की प्रॉपर्टीज का सही इस्तेमाल, ये हकीकत है कि वक्फ के पास जितनी जायदाद है, वो प्रॉपर्टी है, उसका अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो माइनॉरिटीज के बहुत सारी समस्याओं का हल हो सकता है जी। बहुत सारे शैक्षिक संस्थान खुल सकते हैं जी, माइनॉरिटीज और जनरल पब्लिक के भी वेलफेयर के लिए हॉस्पिटल बन सकते हैं जी, उस तरह के स्कूल्स कायम हो सकते हैं, कॉलेजेस कायम हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे प्रोविजंस भी उसमें बनाए जा सकते हैं उस प्रॉपर्टी के इस्तेमाल के जरिए, जिसमें युवाओं के लिए नए उनके लिए अवसर पैदा हो सकते हैं। उस तरह से उनकी ट्रेनिंग हम कर सकते हैं, उनको हम कुछ फंड कर सकते हैं, उनको कुछ लोन दे सकते हैं। आपके पास बहुत जमीन है, उनका सही अगर मैनेजमेंट हो तो हम उसको लोन के तौर पर दे सकते हैं, युवाओं को रोजगार के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, बहुत सारे उसमें स्कोप्स हैं। उसका सही इस्तेमाल हो तो बहुत कुछ हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति नहीं, सरकार इस लेवल पर ये सब काम नहीं करना चाहती। सरकार की नजर जो है मुस्लिम जो इदारे हैं वक्त पर, उसको डिस्टर्ब करना और उन्हीं सब चीजों में उलझा के रखना और उसको कब्जा करना जमीन पे। रही बिहार की बात, तो हमारी पार्टी एक सेकुलर विचारधारा वाली पार्टी है, सामाजिक न्याय की विचारधारा वाली पार्टी है। उसके लिए हम संघर्षरत रहे हैं और हम कमिटेड हैं कि बिहार में हमारी सरकार आएगी तो हम वक्त के पूरे उस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करेंगे, उसमें ईमानदारी लाएंगे, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और उस तरह का एक कॉर्पस तैयार करेंगे वक्त के प्रॉपर्टीज का, उसके जरिए कि हम माइनॉरिटीज के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, उनके लिए ट्रेनिंग के सेंटर्स,
और इस तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वगैरह ये हम वहाँ कायम कर सकें ताकि माइनॉरिटीज को ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा मिल सके। ये हमारी सरकार करेगी, हमारी सरकार आएगी बिहार में तो ये काम करेंगे। सर अब इस बातचीत के दूसरे हिस्से पे अगर हम चलें तो अभी जो हाल ही में भारत में आतंकवाद को लेकर के जो गतिविधियां हुई उसकी जो सैन्य कार्यवाही भी हमने देखी ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। क्या आपको 2019 का चुनाव याद है? 2019 चुनाव के थोड़े ही पहले फरवरी में 14 फरवरी को एक घटना घटी और उससे चुनाव की दिशा बदल गई पूरे भारत में। तो ऐसी घटना के लिए क्या चुनाव एक तरफा ना हो जाए? आरजेडी इसके लिए तैयार है बिहार में, उसका सामना कैसे करेगी? और प्रधानमंत्री मोदी के लगातार जो भाषण आ रहे हैं उसमें इस आतंकी घटना का और सैन्य कार्रवाइयों का लगातार जिक्र हो रहा है कि उन्होंने अभी हाल ही भाषण में कहा कि मेरी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। वो बार बार इसको ट्रिगर पॉइंट की तरह जनता के बीच में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आरजेडी क्या इसके लिए तैयार है? वो इसका सामना कैसे करेगी? देखिए, जो कुछ भी हुआ पहलगाम में वो बहुत दुखद घटना है जी, निंदनीय घटना है। वो एक तरह से मानवता पर पड़ा जी। और जिस तरह के आतंकवादियों ने ये काम किया वो जाहिर है कि वो उनका एक मकसद जी। आपने देखा होगा कि बहुत प्रोपेगेंडा उस वक्त किया गया मीडिया के जरिए जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। जी जी। कि नाम पूछ कर मारा गया है, कपड़े उतरवा के मारा गया है, कलमा पढ़वा के मारा गया, ये सब नैरेटिव चलाया गया। और ये नैरेटिव ऐसे नहीं चलाएगा, इस नैरेटिव के पीछे भी एक मकसद, पॉलिटिकल मकसद, कि इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे घटना को, दुखद घटना को भी हम एक तरह से पॉलिटिकल बना करके इसको इनकैश करें आने वाले जमाने के इलेक्शन, बिहार के इलेक्शन में या और भी दूसरे के इलेक्शन में। ये बहुत ही निंदनीय एक रोल हमारे मीडिया का रहा है, खासतौर से जो सरकार को समर्थन करने वाली जो मीडिया है उसका एक बहुत ही खराब रोल इसमें रहा। बहरहाल हम भर्त्सना करते हैं उस पूरे अटैक की, उस निर्मम हत्या जो भी हमारे टूरिस्टों की, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। हमारी पार्टी ने बहुत ही खुले शब्दों में इसकी भर्त्सना की और ये कहा कि सरकार इस तरह के आतंकवादियों की सफाया के लिए जो भी कदम उठाएगी, हमारी पार्टी ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं और सेना जो भी कदम उठाएगी हम सेना के साथ खड़े हैं। हमने पूरी अपनी एक तरह से उनको सपोर्ट दी और कहा कि इसका जवाब मिलना चाहिए, आतंकवादियों को पकड़ना चाहिए, आतंकवादियों को सजा मिलनी चाहिए और जो भी उनके पीछे है, पाकिस्तान है या कोई दूसरी शक्ति है, तो उसके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी चाहिए। हम सरकार के साथ हैं, ये हमने अपनी दृढ़ता के साथ सरकार को बताया कि हम खड़े हैं साथ। लेकिन सरकार की तरफ से जो चूक हुई, सरकार ने जिस तरह से आगे चल करके सेना के हवाले से भी जिस तरह का रवैया सामने आया, जिस तरह से एक तो सीज फायर, जिस तरह का सीज फायर किया गया वो एक कंपल्शन था, अमेरिका के कहने पर हम तय करेंगे कि हम सीज फायर करें या ना करें। देखिए, जंग बेहतर चीज नहीं है, जंग युद्ध जो है वो हमेशा नुकसान पहुंचाने वाली चीज होती है। युद्ध की मुखालफत हम करते हैं, युद्ध कभी भी ठीक नहीं, शांति की बात हम करते हैं, शांति हमारे लिए प्रिय है। लेकिन आतंकवादियों की सफाई के लिए सरकार को जितनी दृढ़ता के साथ एक अंजाम तक ले जाना था, उस पूरे ऑपरेशन को, उस अंजाम तक हम उस ऑपरेशन को नहीं पहुंचा। और जिस तरह के बयान सरकार की तरफ से आए, हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने जो बयान दिया कि हमने पहले ही सूचित कर दिया था पाकिस्तान को कि हम अटैक करने जा रहे हैं आतंकवादियों के ठिकाने पर। ये कौन सी पॉलिसी आपकी? अगर आप आतंकवादियों को खत्म करना चाहते हैं तो क्या उनको सूचित करके करेंगे खत्म? तो इस तरह के जो बयान आए उसके बाद से देश में सवाल उठाया जाने लगा कि सरकार क्या वाकई आतंकवाद से लड़ने के लिए दृढ़ संकल्प रखती है? ये सवाल उठना बहुत जरूरी था और ये सवाल उठा, जनता ने किया, इसे विपक्षी पार्टी ने नहीं किया, जनता ने सवाल किया ये आपने क्या किया? अमेरिका कौन होता है तय करने वाला, डिक्टेट करने वाला? ये जो तमाम बातें हुई, और वही नहीं, एक बड़ा नुकसान ये भी हुआ है देश का कि पाकिस्तान को अब तक हम लोगों ने आतंकवादी देश के रूप में उसकी एक पहचान विश्व में कायम कराई थी। हमारी यूपीए की सरकार के जमाने में ये बहुत ही एक बेहतर कदम उठाया था। हमारी जो कूटनीति थी, डिप्लोमेसी थी, उसका एक सफलता उसको कहेंगे। ट्रंप ने क्या कहा? अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर द ग्रेट नेशंस, एक कैटेगरी में ला दिया। तो जाहिर है कि ये सब हमारी कूटनीति की डिफीट है, ये हमारी नाकामी है। इन सब चीजों पे सवाल तो उठेगा और सवाल उठाया, हमने भी उठाया, जनता ने भी सवाल उठाया।
रही बात इस पूरे एपिसोड पे कैश करने की पॉलिटिकल, हाँ, तो ये तो पुरानी एक इनकी जो आदत है, आपने देखा बालाकोट के हवाले से किस तरह से प्रधानमंत्री ने 2019 के इलेक्शन में फायदा उठाया उन्होंने 2019 में। तो ये तो आपदा में भी अवसर ढूंढने वाली सरकार है। ये मोदी जी का बहुत पेट डायलॉग, आपदा में अवसर। तो जंग को भी अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं, सेना के पराक्रम को अपनी पार्टी के पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो सही नहीं है, देश में नहीं है। सेना का पराक्रम, उसको हम सब सलाम करते हैं, लेकिन सरकार की जो नाकामियां हैं वो अपनी जगह है, और ये सरकार अपनी नाकामियों से भाग नहीं सकती। सरकार से जनता पूछेगी, बिहार की जनता भी पूछ रही है कि आखिर ये नाकामी क्यों, अमेरिका के सामने हम घुटने क्यों टेके। जब हम पाकिस्तान पे अटैक कर रहे थे और अहम मुमकिन था कि हम शायद एक बड़ा पुराना एक इशू है जो पार्टीशन के समय से चल रहा है, पीओके, हम पीओके पे कहते हैं कि ठीक है हम सीज़फायर करेंगे, लेकिन हमें आप तमाम जो आतंकवादी हो हमें सपोर्ट कीजिए, हमें सौंपिए, आप पीओके हमें दीजिए तो हम करेंगे जितना। तो ये जो कमी रही हमारी सरकार की, इन कमियों को तो हम उजागर करेंगे, ये जनता के सामने जाएंगे, चाहे लाख कहें कि हमारे खून में वो सिंदूर दौड़ रहा है, ये सिंदूर का भी अपमान है। सिंदूर का हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत मान है, सिंदूर का भी अपमान है। आपका खून क्या रंग लाया, उस खून का ये नतीजा निकला कि घुटने टेक दिया, घुटने टेक दी, अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए, पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए। ये कौन सा सिंदूर आपके रंगों में दौड़ रहा है? आप आंसू पोंछने नहीं गए उन जो विक्टिम्स हैं, जिनको आतंकवादियों ने, जिनके फैमिली मेंबर्स को मारा, जिन हमारी बहनों की का सिंदूर छीना, उनका आंसू पोंछने नहीं गए। अभी ऐलान किया था, अभी कोई 4-5 दिन पहले मोदी जी ने, तो बिहार में वो हमारे बिहार के एक पर्यटक मारे गए थे, उनकी बीवी का आंसू पोंछने जाएंगे, जिनको याद आ गया 1-1.5 महीने के 100 महीने के बाद 30 तारीख को जाएंगे, 30 तारीख को जाने वाले हैं, चुनाव के मद्देनजर जाने वाले हैं। ये भी देखिए कि जब ये घटना घटी पहलगाम में, उस वक्त ये बाहर थे, गल्फ में थे, वहां से आए और आकर के पहलगाम नहीं गए, हॉस्पिटल्स में जो जख्मी थे उनकी सुध-बुध लेने नहीं गए, जो विक्टिम्स थे, जो महिलाएं हमारी, जो हमारी बहनें, उनको पूछने नहीं गए, आंसू पूछने नहीं गए, उनका दुख दर्द बांटने नहीं गए। गए कहां? मधुबनी में, बिहार में एक इलेक्शन रैली को संबोधित करने के लिए मधुबनी पहुंच गए। ये साबित करता है कि आपके लिए इस घटना का क्या अर्थ है। आप इस घटना से राजनीति करना चाहते हैं, जनता को आप डायलॉग बोल करके, फिल्मी डायलॉग बोल करके जनता को भ्रमित नहीं कर सकते। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, ये फिल्मी डायलॉग, ये कोई फिल्म नहीं है, बहुत ही संजीदा इशू है। इस संजीदा इशू पर जाहिर है कि आपको संजीदगी से, एक संजीदा सरकार की तरफ से, आपको संजीदा प्राइम मिनिस्टर की तरह आपको बिहेव करना चाहिए। आप एक पॉलिटिकल माइलेज उठाना चाहते हैं, जो बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, और हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे इसका। सर, आप एक एकेडमिशियन हैं और बाद में पॉलिटिशियन के रूप में आप अपनी पहचान बना रहे हैं। एक बहुत ही छोटा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बहुत छोटा जवाब भी चाहूंगा सर इस पे, कि प्रोफेसर अली खान का मुद्दा उठाया गया इस बीच में, क्या आप मानते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी के खतरे और ये सब जो पूरी घटनाएं घटी, इसमें मुस्लिम्स जो माइनॉरिटी है हमारे देश की, उनके पास विकल्प कम हो गए, उनके पास ऐसे विकल्प बचे, या तो वो इस सैन्य कार्यवाही की तारीफ करें और ओवैसी जैसा कि लगातार बोल रहे हैं, इसको मतलब क्रिटिकल नजर से ना देखें, एक ये, और अपने ओपिनियन है तो वो ना रखें, और अगर वो अपने ओपिनियन विपक्ष के तरह रखते हैं या बौद्धिक तरीके से रखने की कोशिश करते हैं, तो ऊपर लगातार हमला होता है। तो एज ए प्रोफेसर, मैं एज ए राजनीतिक नहीं, एज ए प्रोफेसर, आप इस अभिव्यक्ति की आजादी को खतरा मानते हैं या इसको कैसे देखते हैं? ये बहुत दुखद है कि एक ऐसा वातावरण देश में बना दिया गया है कि जहां युद्ध जैसे मसले पर इस तरह की राजनीति की जाती है। क्या कहा था अली खान महमूदाबाद ने, क्या कहा जी, उनके राइटअप में क्या था ऐसा, उनके ट्वीट में क्या था ऐसा जो ऑब्जेक्शनेबल था? बिल्कुल, क्या राष्ट्र विरोधी कोई एक सेंटेंस भी था, एक शब्द भी नहीं था उसमें, बल्कि राष्ट्र की उसमें तारीफ की,
सरकार की भी तारीफ थी, लेकिन वो एक मुसलमान है। ये सरकार तो मुसलमान और हिंदू के तौर पे देखती है जनता के रूप में नहीं देखती, सिटीजन के रूप में नहीं देखती। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये क्रिश्चियन है, इस रूप में हमारी सरकार देखती है अपनी जनता, जबकि सारा देश संकट की घड़ी में एक आवाज में एक साथ खड़ा था, देश के साथ, राष्ट्र के साथ और सरकार के साथ। लेकिन सरकार का नजरिया ऐसा ही है। और इस माहौल में आपने बिल्कुल सही कहा कि एक चिंतक के रूप में, एक प्रोफेसर के रूप में मैं इस बात से बहुत आहत हूं कि एक मुसलमान अगर इस पूरे एपिसोड पर क्रिटिसाइज करता है सरकार तो उसको फौरन देशद्रोही करने उस पर लगा देने का खतरा अंदर से एक एहसास रहता है मुसलमान के अंदर कि अगर वो जरा सा भी क्रिटिसाइज करेगा सरकार को तो उसको देशद्रोही करार दे जाएगा, जैसा कि अली खान के साथ हुआ। तो मैं चूंकि एक पॉलिटिकल प्रवक्ता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं अपनी पार्टी का स्टैंड रखता हूँ। मैं जो भी स्टैंड रखता हूँ मेरा पर्सनल स्टैंड नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड। इसलिए मेरे आप ये का सवाल कर सकते हैं कि मैं क्रिटिसाइज तो कर रहा हूँ सरकार, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पीछे मेरी पार्टी की शक्ति, एक सेकुलर पार्टी की शक्ति है और जाहिर है कि उस शक्ति से मैं ये बोल रहा हूँ। लेकिन अगर मेरा पर्सनल व्यू कोई आकर के अगर जानना चाहेगा तो मैं अगर यही बातें करूंगा एज ए पर्सन, एज प्रोफेसर अनवर पाशा, तो मुझे देशद्रोही का सर्टिफिकेट देने में एक सेकंड में नहीं लगाएंगे देश के लोग, हमारे जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं। तो ये एक बहुत ही ऐसी दुखद परिस्थिति है कि जहां हम अपने देश के नागरिकों को धर्म के कंपार्टमेंट पर बांट करके देखते हैं और उनके ऊपर एक ऐसा साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाते हैं कि वो सरकार के खिलाफ अगर कोई सच्ची क्रिटिसिज्म भी है तो वो करने से डरते हैं जी। और मुझे नहीं लगता कि इस एपिसोड के बाद अली खान के एपिसोड के बाद कोई मुसलमान कोई हिम्मत करेगा ऐसा कोई भी क्रिटिसिज्म जिसमें वो सरकार की उसकी हिम्मत करेगा। ये डेमोक्रेसी के लिए बेहतर नहीं, हमारी डेमोक्रेसी की जो सेहत है उसके लिए बेहतर नहीं है ये सिचुएशन। सर एक बहुत अहम सवाल जात जनगणना को लेकर के है जिसको केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है कि वो जात जनगणना करवाएगी। क्या जाति जनगणना होने के बाद ये जो लड़ाई है क्या इसको दूसरे जो समुदाय है, मतलब जो वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, एक बड़ा समुदाय है जिसके पास लगभग 60% से ज्यादा इनकी संख्या मानी जाती है बिहार में, जो कि एक जनगणना के रूप में एक गणना हुई भी, तो क्या सर रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को भी इसमें अप्लाई करने के लिए आप इसकी मांग करते हैं, आपकी पार्टी इसकी मांग करती है कि हम उसमें जो और तबके हैं उसको भी हम नीचे तक रिजर्वेशन को बांटेंगे? जैसे कि अभी हाल ही में हमने देखा कि SC ST को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी आई थी और उसके बाद फिर पूरे देश में एक खास तरह का विवाद उत्पन्न हुआ था। तो जाति जनगणना की जो लड़ाई है क्या इसमें सेंधमारी भी हो रही है? तो मैं सर इस पे आपकी पार्टी की राय जानना चाहता हूँ। बहुत कम समय हमारे पास। जाति जनगणना या सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय होता है, हमारे लिए ये सत्ता और वोट जाने का मुद्दा नहीं, एजेंडा नहीं, जबकि भाजपा के लिए ये वोट का एजेंडा है। भाजपा पूरे इस मुद्दे को डाइल्यूट करना चाहती है, वो इसको अर्थहीन कर देना चाहती है। अभी हाल ही में भाजपा मजबूर होकर हमारे प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में फैसला किया कि हम जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन कल तक वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो क्या ऐसा क्या हुआ कि रात भर में आपकी मनवादी मानसिकता जो जिसके तहत लोग विरोध करते हैं इसकी, वो मानसिकता कैसे बदल गई? ये अपने आप में एक सवाल है, बड़ा सवाल। ये क्या है इसके पीछे? बिहार का इलेक्शन, बिहार में चूंकि जाति जनगणना और सामाजिक न्याय का आंदोलन सबसे प्रखर मजबूत है। हमने सिर्फ नारा नहीं दिया बल्कि हमने जाति जनगणना करा करके देखा, सर्वे कह लीजिए, जाति सर्वे हमने करा करके देखा और करा करके हमने उसके आंकड़े की बुनियाद पर रिजर्वेशन की हमने सीमा बढ़ाई। किसी सरकार ने अब तक नहीं किया, हमने ये किया, पहल किया, ये हमने एक रिकॉर्ड, एक हिस्ट्री बनाई और उस आंकड़े की बुनियाद पर हमने रिजर्वेशन की सीमा बढ़ाई और पास किया कैबिनेट में और केंद्र सरकार को भेजा कि केंद्र सरकार इसको शेड्यूल 9 में शामिल करे ताकि इसको कार्यान्वयन करने में कोई लीगल
प्रॉब्लम दिक्कत में ना पैदा हो, लेकिन उस पर सरकार बैठी नहीं, केंद्र की सरकार भी। और बहुत दुख की बात है कि जब ये जाति जनगणना हुआ, जब लिमिटेशन हमने बढ़ाई रिजर्वेशन की जो शोषित वर्ग है उनके लिए, तो हमारे नीतीश कुमार जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे हमारे साथ, लेकिन उसमें बड़ा योगदान हमारे तेजस्वी यादव जी का। उप मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे आगे बढ़ चढ़ के उन्होंने इसमें रोल प्ले किया और इसको सुनिश्चित किया। लेकिन नीतीश कुमार जी जब चले गए हमारे साथ छोड़ करके बीजेपी के साथ, और बीजेपी के साथ जाने के बाद एक शब्द नहीं उन्होंने कहा प्रधानमंत्री से या केंद्र सरकार से कि इसको शामिल कीजिए आप 9th शेड्यूल जो नवी सूची है हमारी उसकी संविधान की, उसमें शामिल कीजिए। आज तक एक शब्द नहीं कहा उन्होंने, ये बहुत दुखद है। और जाहिर है कि हमारा संघर्ष नहीं रुकेगा, हम इस संघर्ष को चलाएंगे, आगे ले जाएंगे, अंजाम तक पहुंचाएंगे। और आपने जो बात की कि जो जातियां ऐसी हैं जो ज्यादा पिछड़ी हैं, जिनको हक नहीं मिला, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि तमाम पिछड़ी जातियों को उनका बराबर हक मिल सके, और इसके लिए हम संघर्ष करेंगे और दिलाएंगे। हमारे लिए ये एजेंडा सिर्फ सत्ता हासिल करने का या वोट हासिल करने का एजेंडा नहीं है। हमारे लिए एजेंडा हमारे विचारधारा का हिस्सा है, सामाजिक न्याय का एजेंडा है, और हम इसके लिए कटिबद्ध हैं। इसको करेंगे, हमारी सरकार करेगी। सर, एक थोड़ा सा मजाकिया सवाल है, लेकिन क्या अनवर पासा इस बार विधानसभा के चुनाव में टीवी से हट करके लोगों के बीच में जा करके बात करने वाले हैं? ऐसा कुछ सुगराहट या ऐसा कुछ? देखिए, मैं इस आने वाले चुनाव में एक बड़े स्तर पर बिहार का दौरा करने जा रहा हूँ, और बिहार में जनता के साथ संपर्क करने जा रहा हूँ। ये मेरा काम है, पार्टी की ओर से मेरा ये काम है। पार्टी ने मुझे अभी जो मैनिफेस्टो कमेटी है, उसका मेंबर भी मुझे उन्होंने बनाया है, और जाहिर है कि मैं अपने दायित्व को पूरा करूंगा, पूरी निष्ठा के साथ अपने दायित्व को पूरा करूंगा, जनसंपर्क करूंगा, जनता के साथ पास जाऊंगा, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी, विचारधारा को रखूंगा। और हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में बिहार में श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बने, ताकि हम उन तमाम कामों को अंजाम दे सकें जो सोशल जस्टिस के हवाले से, युवाओं को रोजगार देने के हवाले से, और सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ जनता को एकजुट करने के हवाले से जो काम है, इन कामों को हम अंजाम देंगे। बाकी जो काम है वो पार्टी का काम है, पार्टी तय करती है कि किस व्यक्ति को क्या रोल प्ले करना है, किस रूप में पार्टी को इनरिच करना है, ये काम पार्टी करेगी। जो भी आदेश होगा उसके लिए तैयार है। सर, मैं आपकी तरफ से एक ऐसा संदेश देश के युवाओं के लिए, एकेडमिशियन, पॉलिटिशियन, क्योंकि भारत एक युवाओं का देश माना जाता है, कोई ऐसा मैसेज जो हमें न केवल उत्साहित करे बल्कि मार्गदर्शन भी हमारा कैसा हो, कैसे अच्छा सोच सकते हैं, इसके लिए सर मैं आपसे इस पॉडकास्ट के अंतिम क्षण में मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप छात्र और युवा किसी भी देश का भविष्य होते हैं, और जैसी उनकी ट्रेनिंग होगी, जैसी उनकी मानसिक जो शिक्षा है उनको जिस तरह से देंगे आप, उसी तरह का भविष्य हमारा बनेगा। हमारा जो पैगाम है छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, ये कि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां विश्व स्तर पर हमें दूसरे ऐसे मुल्कों के साथ कम्पीट करना है जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हैं, और शिक्षा के स्तर पे भी हमें कम्पीट करना है उनके साथ। हमें उस दिशा में सोचना चाहिए संजीदगी से कि इस देश में कैसी व्यवस्था बने, किस तरह की विचारधारा हो, जिसके तहत हम देश के तमाम लोगों को एक साथ लेकर अपने तमाम भेदभाव को, चाहे वो सांप्रदायिक हों, चाहे वो जातिवादी हों, सबसे ऊपर उठ करके हम देश में एकता ला सकें, राष्ट्र को मजबूत कर सकें, और एक सशक्त राष्ट्र बना सकें। शिक्षा की ओर हम देश को ले आ सकें। अभी जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, मैं उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं। हमारी शिक्षा व्यवस्था अभी भी साइंटिफिक शिक्षा व्यवस्था नहीं बन पाई। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस साइंटिफिक समाज और साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात की थी, साइंटिफिक व्यवस्था और जिस साइंटिफिक शिक्षा की बात की थी, वो अभी भी अधूरा है। वो ख्वाब, हमें उस अधूरे ख्वाब को पूरा करना है, और ये दायित्व हमारी युवा पीढ़ी की है।
हमारे छात्रों की है, युवाओं की है कि बाबा साहब की इस ख्वाब को पूरा कर सकें, क्योंकि जो वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है वही किसी भी देश की पहचान और उसकी विकास की एक तरह से धुरी हो सकती है। हमें उस धुरी पर देश को ले जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। जन काफिला की टीम की ओर से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आगे भी हम आपसे ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जन काफिला की ओर से हम आप सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये पॉडकास्ट का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को पसंद करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी के साथ नमस्कार।